हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। सेशन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम विभिन्न परीक्षा में पूछे गए 2006 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपको कराने वाले। तो आप क्लास में अंत तक बने रहे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। क्लास के अंत में हम आपसे अभ्यास प्रश्न भी करने वाले हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करेंगे आज का महत्वपूर्ण सेशन। आज के सेशन का हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर आपको अभिकथन और कारण दिया गया है, इसे आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अभिकथन ए, अधिक ऊर्जा का सेवन और शारीरिक व्यायाम की कमी का परिणाम स्थूलता और हृदय रोग है। कारण यहाँ पर दिया गया है, जीवन शैली और अधिक ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थों की वजह से उपकर्षक या जनरेटिव रोग होते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। यूजीसी नेट एग्जाम 2013 और 6 में क्वेश्चन पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो यहाँ पर अभिकथन और आर दोनों ही यहाँ पर सही है, तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, दूध में किस पौष्टिक तत्व का अभाव होता है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि दूध में किस पौष्टिक तत्व का अभाव होता है। पीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, दूध में लौह तत्वों का अभाव होता है। तो यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। दूध एक अपारदर्शी सफेद द्रव है जिसमें 85% जल तथा शेष भाग खनिज तथा वसा होता है। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, थायमीन, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम आदि तत्व पाए जाते हैं, जबकि लौह अनुपस्थित होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। दूध में कौन कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें कितने प्रतिशत जल होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसे ध्यान से देखते हुए चलिए। जो भी मैं आपको व्याख्या कराती हुई चल रही हूँ उन्हें आप ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि कई कई एग्जामिनर ने वहाँ से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा लवण रक्त का थक्का जमने में सहयोगी होता है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। पीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने कि कौन सा लवण रक्त का थक्का जमने में सहयोगी होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कैल्शियम आयन। ये रक्त का थक्का जमने में सहयोगी होता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। टीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कद्दू में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आम, कद्दू, गाजर, पपीता, सेब आदि में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए दूध, घी, मक्खन, मांस, मछली में भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। यह विटामिन संक्रामक रोगों के प्रति हमारे शरीर में प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न करता है। इस विटामिन की कमी से रतौंधी, जरबथैलिया, डर्मेटोसिस नामक रोग हो जाता है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछे गए। इसके कौन कौन से स्रोत होते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और यहाँ पर ये वसा में घुलनशील विटामिन है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। इससे कौन कौन से रोग हो जाते हैं, रतौंधी तो कई बार पूछा गया है, जरबथैलिया में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सभी पॉइंटों को आप नोट करते चलिए और इन्हें ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर बताना है कि विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सूखा रोग। ये विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग यानी कि रिकेट्स होता है। विटामिन बी1 थायमीन की कमी से बेरीबेरी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो यहाँ से ही सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। सूखा रोग जिसे रिकेट्स कहते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बी1 यानी कि विटामिन बी1 थायमीन की कमी से बेरीबेरी नामक रोग, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया रोग होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से यहाँ पर आपके 6 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इन सभी को नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, फिरनोडर्मा बीमारी किस कमी से होती है। आपको बताना है कि यहाँ पर फिरनोडर्मा बीमारी कमी से होती है, तो किसकी कमी से होती है ये आपको बताना है। पीजीटी 2006 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, विटामिन ए तथा आवश्यक अम्लों की कमी से फिनोडर्मक यहाँ पर बीमारी होती है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, खाद्य पदार्थों को विटामिन ए की मात्रा के अनुसार अधिक से कम मात्रा में क्रम में लगाए तथा कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अधिक से कम मात्रा में आपको यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, लीवर, दूध और टमाटर और मकई। ये यहाँ पर अधिक से कम मात्रा में इसका क्रम यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। पीजीटी 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, मिथियोनिन। इसका अभाव दालों में होता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, फफूंदी किस प्रकार का रोग फैलता है। इनके फफूंदी से किस प्रकार का रोग फैलता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए। पहला ऑप्शन नेत्र संबंधी, दूसरा ऑप्शन पेट संबंधी, तीसरा ऑप्शन त्वचा संबंधी और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिए कान संबंधी। आपको बताने कि फफूंदी किस प्रकार का रोग फैलता है, इनके फफूंदी से किस प्रकार का रोग फैलता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, त्वचा संबंधी रोग फैलता है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग होता है। आपको बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है हैजा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। दूषित भोज्य पदार्थों तथा जल के सेवन से हैजा नामक रोग होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यह दूषित भोज्य पदार्थों में उपस्थित रोटावायरस, विब्रियो कोलेरा, ई कोलाई, सिगेला तथा लिप्टोस्पोरिडियम आदि सूक्ष्म जीवों की वजह से होता है। इससे पीड़ित रोगी को पतला, दस्त तथा उल्टी होती है। उल्टी तथा दस्त के कारण शरीर में जल की कमी हो जाती है, पेशाब बंद हो जाता है तथा हाथ और एवं पैरों में ऐंठन होने लगती है। जबकि डिप्थीरिया तथा तपेदिक जीवाणु से होने वाले अन्य रोग रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते, कौन कौन से रोग हो जाते हैं ये भी आप नोट करते चलिए, क्योंकि यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट कई एग्जाम में यहाँ से पूछे गए हैं। तो ये भी आप यहाँ पर देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, भोजन को विषाक्तता बनने वाले यानी कि आंतरिक कारक है। भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक है, ये आपको बताने। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। टीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक है परजीवी। तो यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक परजीवी है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बचा हुआ भोजन अधिक समय तक रखा रहने के कारण अनेक प्रकार के जीवाणु, कवक, हानिकारक खमीर आदि भोजन को शीघ्रता से विषाक्त कर देते हैं। ये कारक भोजन को अवघटित कर देते हैं, जिससे भोजन के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो मानव शरीर पर विषैला प्रभाव उत्पन्न करता है। ऐसे पदार्थों को विष या टॉक्सिन कहते हैं। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं। इस व्याख्या को भी आप ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आज का सेशन उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियोज लेकर आए उनका नोटिफिकेशन आपको समय से पहुँच जाए। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर आपको कथन और कारण दिया गया है, इसे भी आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। कथन ए, उपयुक्त शारीरिक स्थिति में काम करने से ऊर्जा की आवश्यकता घटती है। कारण यहाँ पर दिया गया, उपयुक्त शारीरिक स्थिति का अर्थ है सभी अंगों का विन्यास सीधी अवस्था में रखना और इसी कारण ऊर्जा का कम लगना। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यूजीसी नेट एग्जाम 2006 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। ए और आर दोनों ही यहाँ पर सही है और सही इसका तर्क है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। टीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, चेस्ट सिस्टम विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की चेस्ट सिस्टम विधि का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। केवल छाती के लिए गए माप के आधार पर अन्य अंगों की माप निकालकर भी वस्त्र की कटिंग की जा सकती है। उदाहरण के लिए किसी की छाती की नाप 90 सेंटीमीटर है, तब गर्दन छाती की 1/3 यानी कि 30 सेंटीमीटर होगी तथा मुठ छाती का 1/4 यानी कि 20.5 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार अन्य नापें भी निकाल ली जाती है, परंतु इस विधि द्वारा वस्त्र सिलने में त्रुटि रह जाती है। तो जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वह यहाँ पर चेस्ट सिस्टम। इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, 5 वर्ष की बालिका की बेबी फ्रॉक बनाने में कपड़ा लगेगा। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि एक 5 वर्ष की बालिका के लिए बेबी फ्रॉक बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, 1.25 मीटर कपड़ा लगेगा। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है। किसने कहा है? निखिल एवं डोर्सी ने, राजमल पी देवदास ने, ग्रोस एवं क्रंडल ने या कोटजिन ने। पीजीटी 2013 और 6 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लगाते चलिए। यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। आपको बताना है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, राजमल पी देवदास के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16, मूल्यांकन का उद्देश्य है। यहाँ पर आपको बताने की कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कार्य प्रभावशाली ढंग से तथा सफलतापूर्वक हो, यही मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17, गृह कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है। आपको यहाँ पर गृह कार्य व्यवस्था का सिद्धांत आपको बताना है। टीजीटी 2006 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, भोजन बनाना गृह कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है परिवार के सदस्यों का दूरदर्शिता होना, मितव्ययिता या आत्मनियंत्रण या ये सभी। टीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आपको बताने के पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है परिवार के सदस्यों को, तो क्या प्रभावित करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर परिवार के सदस्यों का दूरदर्शिता होना भी यहाँ पर प्रभावित करता है, मितव्ययिता भी और आत्मनियंत्रण भी। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, बचत का सही विनियोग है। आपको बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बचत का सही विनियोग है बचत पत्र खरीदना। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन उपस्थित होता है दालों और फलियों में, सब्जियों और फलों में, अंडे और मीट में, अनाज और मिलेट में। टीजीटी राजस्थान में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन उपस्थित होता है, तो किसमें उपस्थित होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, दालों और फलियों में उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन उपस्थित होता है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। शाकाहारियों के लिए दालें और फलियां प्रोटीन का उत्तम साधन है। विश्व के सभी देशों में दाल का उत्पादन खूब होता है। भारत में भी दलहन का उत्पादन होता है। अनाजों की भांति दालें एवं फलियां भी वनस्पति स्रोत से प्राप्त होते हैं, परंतु दालें द्विदलीय बीज होते हैं। दालों में 18 से 25% तक प्रोटीन उपस्थित रहता है। सोयाबीन में प्रोटीन सर्वाधिक 43% होता है, अतः इन्हें गरीबों का मांस भी कहते हैं। तो यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है कि इसे गरीबों का मांस भी कहते हैं। वहीं सोयाबीन में यहाँ पर कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वहीं दालों में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये भी आप नोट करते चलेगा, कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, चुनिंदित तत्वों का एक भोज्य पदार्थ जिसमें वह तत्व उपलब्ध नहीं है में प्रयोग करना। आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यूजीसी नेट एग्जाम 2006 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको बताना है कि चुनिंदित तत्वों का एक भोज्य
भोज्य पदार्थ जिसमें वह तत्व उपलब्ध नहीं है में प्रयोग करना क्या कहलाता है, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, फर्टिफिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। पीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। इंसुलिन लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह मांसपेशियों एवं यकृत में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के परिवर्तन की दर को काफ़ी बढ़ा देता है। इसके अल्प स्त्रावण से मधुमेह रोग हो जाता है। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए, इन्हें भी आप देखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, चपाती को पकाते समय उसका भूरा होना एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इन्हें आप ऑप्शनों को आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। टीजीटी राजस्थान में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि चपाती को पकाते समय उसका भूरा होना एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो किसका उदाहरण होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, डेक्स्ट्रिनाइजेशन का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। डेक्स्ट्रिनाइजेशन पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत ही आता है। यह स्टार्च के अर्ध उद्व विच्छेदन से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण, जब हम रोटी पकाते हैं तो वह लाल भूरे रंग की सिकती है, या जब चावल को गर्म तवे पर भूनते हैं तो वह लाल भूरे रंग में बदल जाता है। रोटी एवं भुने चावल के रंग को परिवर्तन का यहाँ पर मुख्य कारण डेक्स्ट्रिनाइजेशन है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ से भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे हैं, भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, जल का रासायनिक सूत्र निम्न है। आपको बताने की जल का रासायनिक सूत्र कौन सा होगा। टीजीटी 2006 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, H2O। ये जल का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 25, प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्बल रेशा है। आपको बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्राकृतिक तंतुओं में जो सबसे निर्बल रेशा है वह है ऊन। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ऊन को प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्मल रेशा माना जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऊन मूलतः रेशेदार प्रोटीन है जो विशेष प्रकार के त्वचा कोशिकाओं से निकलता है। ऊन पालतू भेड़, बकरी तथा याक आदि से प्राप्त किया जाता है। कपास के बाद यही सर्वाधिक महत्व का है। इसके रेशे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। यहाँ से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक रेशा कौन सा होता है। तो ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। यहाँ से ये किससे प्राप्त होती है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26, वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने को क्रमवार लिखिए। आपको यहाँ पर वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने की यहाँ पर क्रमवार कौन कौन सी यहाँ पर विधि होगी ये आपको बताते चलना है। यूजीसी नेट एग्जाम 2006 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पहले सिकुड़ना, फिर सीधा करना, फिर ब्लॉकिंग और फिर उसके बाद में इस्त्री करना। तो हमारा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये इसका यहाँ पर सही क्रम है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, फुलकारी भारत के किस प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलेगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कई एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। यूपी पीजीटी 2021, पीजीटी 2006 और टीजीटी राजस्थान में भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि फुलकारी भारत के किस प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, फुलकारी पंजाब की प्रसिद्ध कढ़ाई है। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पंजाब की फुलकारी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि फुलकारी ये दो शब्दों से मिलने से बना है। फुलकारी, फुल का अर्थ है फूल तथा कारी का अर्थ है काम, अर्थात फूलों का काम। यह पंजाबियों की एक महत्वपूर्ण परंपरागत कढ़ाई है। पंजाब की फुलकारी देश विदेशों में प्रसिद्ध है। रोहतक, गुड़गांव, करनाल, हिसार और नई दिल्ली
फुलकारी के काम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पश्चिम पंजाब को फुलकारी का बाग कहा जाता है। इस प्रकार फुलकारी के निम्नलिखित प्रकार है: चौप, सुभर, तिलपात्रा, शीशेदार फुलकारी, कच्छ की फुलकारी, निकल बाग। ये भी आप यहाँ पर नोट करते ही चलेगा। तो यहाँ पर इसके प्रकार भी दिए गए जो एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पश्चिमी पंजाब को फुलकारी का बाग कहा जाता है, ये भी आप नोट करते चलेगा। और ये कहाँ कहाँ पर इसकी कढ़ाई की जाती है, ये भी यहाँ से आप पॉइंटों को नोट करते चलिएगा। और इसका अर्थ भी कई बार पूछा जाता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा और इस व्याख्या को आप ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28, भारी छाती वाले व्यक्ति के वस्त्र में डार्ट का आकार या नाप होगा। यूजीसी नेट एग्जाम 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताने कि भारी छाती वाले व्यक्ति के वस्त्र में डार्ट या आकार या नाप होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, लंबा और पतला। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भारी छाती वाले या भारी वक्ष देहाकृति पर लंबबद्ध, तिरछी या वक्र रेखाओं से निर्मित परिधान खिलते हैं। गले का आकार यदि वी हो तो ज़्यादा शोभते हैं। इन्हें अत्यधिक चुस्त फिटिंग वाले परिधान से बचना चाहिए। परिधान हल्की फिटिंग वाले उपयुक्त रहते हैं। परिधान में कमर के आसपास हल्की या छोटी डाट या चुन्नट डाल देनी चाहिए। इससे देखने वाले का ध्यान वक्ष की ओर नहीं जा पाता। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, इसे भी आप नोट करते चलिए और ध्यान से इसे पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 29, कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए। टीजीटी 2006 और यहाँ पर टीजीटी 2009 में भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताने कि कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से 20 से 25 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। वस्त्रों को काटने के लिए बड़ी कैंची तथा काज काटने के लिए छोटी कैंची होनी चाहिए। कैंची की धार तेज होनी चाहिए जिससे वस्त्र को सरलता या स्वच्छता से काटा जा सके। कट वर्क की कढ़ाई के लिए तो कैंची का बहुत ही अधिक उपयोग है। तो ये भी यहाँ से आप व्याख्या को ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 30, बचत का प्रमुख प्रयोजन है। आपको यहाँ पर ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देते चलना है। आपको यहाँ पर बताना है कि बचत का प्रमुख प्रयोजन क्या होगा। टीजीटी 2006 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए बचत का प्रमुख प्रयोजन करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, डाकघर में आवर्ती जमा खाता कितने वर्ष के लिए खोला जा सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि डाकघर में आवर्ती जमा खाता कितने वर्ष के लिए खोला जा सकता है, यह आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 5 वर्ष के लिए यह आवर्ती जमा खाता खोला जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हम इतना प्रयास आपके लिए कर रहे हैं तो 1 लाइक तो आपका जरूर बनता है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते ही नहीं है कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। एक आध बच्चा हमारे सवाल यहाँ पर जवाब देता है, बाकी आप देखकर ऐसे ही निकल जाते हो। लेकिन आपको ऐसे नहीं निकलना है। आपको हमें जो हम आपसे क्वेश्चन भी करते हैं उसका भी आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और आपको हमें ये भी बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा, कैसे आपको हमारी क्लास लगी, कंटेंट आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और हमें ये पता लगना चाहिए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। जब तक आप बताएंगे नहीं तो हमें कैसा पता लगेगा। तो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, व्यय को प्रभावित करने वाले कारक है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देंगे, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो व्यय को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर रहन सहन का स्तर भी होगा, गृहिणी की योग्यता और कुशलता भी होगा, परिवार के सदस्यों की संख्या भी होगा। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाता है कहलाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से देखिए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो उसे क्या कहा जाता है, तो वह कहलाता है बचत। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं, तो कौन से कार्य होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, यहाँ पर ये कार्य यहाँ पर होता है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल संबंधी कार्य होते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार के कल्याण की व्यवस्था है। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना तथा परिवारों को सीमित कर अच्छे रहन सहन की प्रेरणा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्णतः केंद्रीय सरकार तथा कुछ विशिष्ट विश्व संगठनों द्वारा संचालित कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम प्रत्येक जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ पर प्रत्येक जिले में और किसके द्वारा संचालित किया जाता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35, परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए निम्न में से किन मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। आप इन्हें ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो परिवार के अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए निम्न में से किन मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक होता है, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, अर्थशास्त्र, इसका यहाँ पर ज्ञान होना आवश्यक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। परिवार में संपन्न होने वाली समस्त आर्थिक क्रियाओं का संबंध गृह व अर्थव्यवस्था से होता है। आर्थिक क्रियाएं उन क्रियाओं को कहा जाता है जिनका संबंध मुख्य रूप से धन के उपभोग, उत्पादन और विनिमय तथा वितरण से होता है। तो ये भी यहाँ से आप पॉइंटों को महत्वपूर्ण यहाँ पर लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 36, समय, धन, वस्तु एवं संपत्ति साधन है, तो किस प्रकार का साधन है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको समय दिया गया है, धन दिया गया है, वस्तुएं और संपत्ति यहाँ पर दी गई, आपको बताना है कि किस प्रकार का साधन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ये सभी भौतिक साधन है, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 37, घर की सफाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो यहाँ पर घर की सफाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें, यहाँ पर गंदगी कम की जाए, ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। सफाई के उचित, यहाँ पर सफाई के लिए उचित स्थान, ये भी यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। वही सफाई क्रमानुसार की जानी चाहिए, तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पर आपको अभिकथन और कारण दिया गया, इसे आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अभिकथन है आंतरिक गोलाकार सीवन में कट लगाए जाते हैं, वही कारण दिया गया है आंतरिक गोलाकार सीवन वस्त्र के छोटे क्षेत्र पर गिरता है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यूजीसी नेट में ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ए और आर दोनों यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है पुटिन अथवा मोम, लकड़ी का बुरादा, लाख या फेविकोल। आपको बताना है कि फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पुटीन तथा मोम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 40, मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मक्खियों को नष्ट करने के लिए किसका छिड़काव करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, DDT का छिड़काव करना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन पहला यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मक्खियों को नष्ट करने के लिए DDT का छिड़काव किया जाता है। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन है। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। यह श्वेत रंग का अति प्रभावशाली चूर्ण है। यह जूं, चींटी, मक्खी, मच्छर, मकड़ी, छिपकली आदि सभी को नष्ट करने में समर्थ है। तो यहाँ पर इसके फुल फॉर्म भी आप देखते चलेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन इसका यहाँ पर DDT का पूर्ण रूप है, ये भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और।
क्वेश्चन नंबर 41, तांबे के वस्तुओं को साफ करना चाहिए। तो तांबे के वस्तुओं को किन से साफ करना चाहिए आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, तांबे की वस्तुओं को चूने से साफ करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। तांबे की वस्तुओं को चूने की सफेदी द्वारा साफ करना चाहिए, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। पीतल की वस्तुओं को खटाई या नींबू से साफ करना चाहिए। वहीं एल्यूमिनियम की वस्तुओं को साबुन के घोल से साफ की जाती है। वहीं स्टेनलेस स्टील से बने बर्तनों को सिरके से साफ करना चाहिए। वहीं टीन की बनी वस्तुओं को साबुन पानी से साफ करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी वस्तुएं किन किन से साफ करनी चाहिए यहाँ पर दी गई है। वही पीतल की वस्तु यहाँ से, ये भी एग्जाम में यहाँ से कई बार पूछा गया है। एल्यूमिनियम की वस्तुओं को यहाँ पर किससे साफ करना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को किससे साफ करना चाहिए, ये भी आपको यहाँ पर देखते चलना है। और टीन की वस्तुओं को किससे साफ करना है, ये भी आपको यहाँ पर देखते चलना है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर चूने की सफेदी से तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन यहाँ पर चूना यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, जो व्यक्ति नवीन विचारों को अपने समुदाय के अन्य सदस्यों से पहले अंगीकार करता है उन्हें कहते हैं। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यूजीसी नेट एग्जाम 2006 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि जो व्यक्ति नवीन विचारों को अपने समुदाय के अन्य सदस्यों से पहले अंगीकार करता है तो उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, जल्द अंगीकारक यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखनी हो तो उसे उपयोग करना चाहिए। तो क्या उपयोग करना चाहिए यदि हमें कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो। टीजीटी राजस्थान में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, यदि हमें कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी है तो हमें दीवारों पर खड़ी लाइनें यहाँ पर उपयोग करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना है। यह परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण परिभाषा लगाते चलेगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आपको बताना है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई है डगलस एस मिंगर द्वारा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, एक सुनियोजित विस्तृत कारण शिक्षण पद्धति के अनुक्रम का चयन करें। यहाँ पर आपको एक सुनियोजित विस्तृत कारण यहाँ पर शिक्षण पद्धति का अनुक्रम आपको चयन करना है। यूजीसी नेट एग्जाम 2006 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, अभिरुचि, इच्छा, दृढ़ विश्वास और क्रम और संतोष। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये इसका सही अनुक्रम दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, हॉरलॉक के अनुसार विकास का अर्थ है मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है कि विकास का क्या अर्थ बताया है हॉरलॉक के अनुसार। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों ही परिवर्तन हॉरलॉक के द्वारा विकास का अर्थ बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हॉरलॉक महोदय जी कहते हैं कि विकास का अर्थ बढ़ने से नहीं बल्कि इसका अर्थ बालक के परिपक्वतावस्था की और परिवर्तनों के विकासात्मक क्रम से है। विकास होने पर बालक में विशिष्ट योग्यताएं देखने को मिलती है जो परिपक्वता के लक्ष्य प्राप्त की और अग्रसर रहता है। स्पष्ट है कि बालक का विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों से संबंध रखता है। तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तनों से। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 47, निषेचन की क्रिया होती है अमाशय में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में या योनि में। आप यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 और यहाँ पर पीजीटी 2006 और 2010 में भी यहाँ से टीजीटी में क्वेश्चन ये यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि निषेचन की क्रिया होती है तो कहाँ पर होती है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में।
नए जीव का सृजनात्मक क्रिया गर्भाशय के समय से आरंभ होता है। निषेचन गर्भाधान की तीसरी अवस्था है। यह गर्भाधान के समय ही होती है। अंडाणु के डिंबवाहिनी नलिका में प्रवेश करने से 12 से 36 घंटों के अंदर ही शुक्राणु से मिल जाने की स्थिति में वह निषेचित हो जाता है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहा है, इस व्याख्या को भी आप ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से यहाँ पर करते चलिए, और बेहतरीन तैयारी के साथ में फ्रेंड्स आप हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ सकते हो, बेहतरीन तैयारी हमारे साथ में कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा टीका 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है? ATP, DPT, BCG या TAB? आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा टीका 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। DPT का टीका शिशु के 3 रोगों के यहाँ पर रक्षा करता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। DPT का टीका भारत सरकार द्वारा जारी अनिवार्य टीकों की सूची में सम्मिलित है। ये 6 माह के से कम उम्र के शिशुओं को डिप्थीरिया, काली खांसी यानी कि पर्टुसिस तथा टिटेनस जैसे 3 प्रमुख घातक रोगों से बचाव के लिए दिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा गया है, तो इसे भी आप महत्वपूर्ण लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा, मात्र बाल मृत्यु दर कम करने का उपाय है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। PGT 2006 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि मात्र बाल मृत्यु दर कम करने का उपाय होगा, तो कौन सा उपाय होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रचार करना। ये यहाँ पर मातृ और बाल मृत्यु दर को कम करने का उपाय है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। 6 से 7 वर्ष का कोई बालक किन खेलों में अधिक रुचि लेता है? एकाकी खेल, सामूहिक खेल, एकाकी और सामूहिक दोनों खेल, या इनमें से कोई नहीं? PGT 2006 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि 6 से 7 वर्ष का कोई बालक किन खेलों में अधिक रुचि लेता है, तो वह होता है सामूहिक खेल। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। 6 से 7 वर्ष की आयु में बालक उत्तर बाल्यावस्था के विकास में प्रारंभिक चरण में होता है। इस अवस्था में बालकों में ओडिपस और बालिकाओं में इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बालकों में कौन सी ग्रंथि का विकास होता है, तो ओडिपस, और बालिकाओं में यहाँ पर इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है, जिसके कारण एक बालक अपने माता पिता, बालिका अपने पिता यानी कि बालक अपनी माता और बालिका अपने पिता की चहेती होती है। इस अवस्था में बालक में सामूहिक प्रवृत्तियों का विकास होता है, जिसकी वजह से बालक सामूहिक खेलों या सामूहिकता में रुचि लेता है। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इस व्याख्या को भी आप महत्वपूर्ण लगाते चलेगा और ध्यान से इसे पढ़ते हुए चलेगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न है, विटामिन जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है? विटामिन C, विटामिन K, विटामिन A या विटामिन E? उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आपको बताना है कि विटामिन जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है, तो वह कौन सा विटामिन है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज की क्लास आपको कैसी लगी? आपको अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको आज की क्लास से ज़रा भी फायदा हुआ है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों तक जो होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।